Hello students, today we will start second part of our first chapter of maths, integers. Property of integers for addition. Property 1, closure property of addition. In this, the sum of two integers is also an integer. कहता है कि किसी भी दो इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर ही होगा. That is, for any integer a and b, a plus b is an integer. किसी भी दो इंटीजर का सम हमेशा ही एक इंटीजर होगा. कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. जैसे आपका पहला एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे -3 + 2 = -1. आप देख सकते हैं आपका पहला एग्जाम्पल क्या दिया है. इसमें -3 भी एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, और 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और इन दोनों का सम क्या आ रहा है, -1, एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा है. तो हमेशा ही किसी दो, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि हमेशा ही किसी दो इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर ही होगा. इसको कुछ और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये इंटीजर ही क्यों होगा, क्योंकि ये दो इंटीजर का सम है. यह देखिए आप क्लोजर प्रॉपर्टी. कुछ एग्जाम्पल्स है. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर होगा. ठीक है, -5, दो नेगेटिव इंटीजर्स हम देख रहे हैं, -5 है और -8 है. -5 है आपके पास और -8 है. दो नेगेटिव इंटीजर का सम क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, -13 है. अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर देखते हैं. 8 एक पॉजिटिव इंटीजर है और -3 एक नेगेटिव इंटीजर है. तो 8 - 3 क्या है आपका, 5 है, एक पॉजिटिव इंटीजर आया. ठीक है, -6 नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर आया. तो आप कुछ भी करो, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर का सम करो, या नेगेटिव इंटीजर का सम करो, या नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम करो, कुछ भी होगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही एक इंटीजर होगा. दो इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर होगा. ठीक है, ये कहता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी. अब आते हैं हम आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे. आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. द सम ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस. कहता है कि दो इंटीजर का सम, दो इंटीजर का जो जोड़ होगा वो हमेशा सेम होगा अगर उन दोनों की जगहें बदल दी जाए तो भी. जगहें बदल दी जाए का क्या मतलब है, a + b करें या b + a करें. मतलब यहां से देखिए एग्जाम्पल से समझिए इस बात को. -3 + 2 करें या 2 + -3 करें, आंसर सेम आएगा, -1 ही आएगा. मतलब a + b हो या b + a हो, आंसर उतना ही आना है, आंसर सेम आना है. आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, किसी भी नंबर को पहले लिखो, जोड़ के सम उतना ही आना है. आपको 5 केले दिए जाएं, उसमें से 3 केले और दिए जाएं तो भी उतना ही आंसर आना है. तो अभी आपके पास 8 केले ही होने हैं, या फिर आपको पहले 3 केले दिए जाएं और बाद में 5 केले दिए जाएं तो भी आपके पास टोटल 8 केले ही होने हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको. इसको नेगेटिव इंटीजर के तरह भी समझ सकते हैं. आपको 5 केले दिए जाएं, उनमें से 3 केले खा लिए जाएं, वापस ले लिए जाएं, तो आपके पास कितने बचेंगे, 2 केले बचेंगे. ठीक है, और अगर आपको सेम चीज उल्टी कर दी जाए तो भी आपके पास 2 ही होंगे. बात समझ में आ रही है आपको. जो सम होगा वो हमेशा बराबर होगा, चाहे उनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर दिए जाएं. अब आप आते हैं एसोसिएटिव लॉ पे. फॉर एनी 3 और मोर इंटीजर्स इट डज नॉट मैटर विच वन आर एडेड फर्स्ट एंड देन देयर सम इज एडेड टू द थर्ड इंटीजर. जैसा कि अभी ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि दो इंटीजर का सम हमेशा सेम होना है और उसके बाद उसमें तीसरा कोई भी जोड़ा जाए तो क्या होगा, आपका सम तीसरे वाले के भी जुड़ने पे जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. क्या कह रहा है कि किसी दो में तीसरा जोड़ा जाए तो भी उतना ही सम आएगा अगर
उस 3 में से किसी भी 2 को पहले जोड़ के उसमें तीसरा जोड़ा जाए। बात समझ में आई आपको? एग्जाम्पल से समझते हैं ये बात। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है देखिए, एग्जाम्पल है -2 + 5 + 4। अब इसमें -2 और 5 को पहले जोड़े या बाद में जोड़े, बात उतनी ही होनी है। -2 + 5 को पहले जोड़ा तो 3 लिख दिया, +4 किया तो आंसर 7 आ गया आपका। फिर पीछे वाले 2 को जोड़ दिया, 5 और 4 को पहले जोड़ा तो कितने आ गए, 9 आ गए आपके। उसमें -2 को जोड़ा तो कितने आए, 7। तो किसी भी तरह आप जोड़ो, किसी भी ऑर्डर में जोड़ो, आंसर उतने ही आने हैं। इसको और सारे एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स कम्यूटेटिव के भी। कम्यूटेटिव क्या कहता था कि a + b या b + a किसी भी ऑर्डर में लिखें, सम उतना ही आना है। यहां से एग्जाम्पल में देखिए -5 + 3, तो आपका आंसर कितना आया, -2। अगर 3 + -5 भी लिखते हैं तो आंसर कितना आना है, -2। मतलब किसी भी ऑर्डर में लिखें, आंसर उतना ही आना है। ठीक है, अब नीचे एग्जाम्पल देखिए, 8 + -4 किया तो भी आंसर 4 ही आना है, और -4 + 8 किया तो भी आंसर उतना ही आना है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, -10 + -6 किया तो भी जोड़कर -16 आना है, और -6 + -10 किया तो भी रिजल्ट -16 ही आना है। तो किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ में तो आंसर इंटीजर्स का उतना ही आएगा। किसी भी 2 इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में लिखकर ऐड करेंगे तो आंसर उतना ही सेम आएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था कि अगर 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, 3 इंटीजर A B C दिया हुआ है आपको, तो किसी भी 2 को पहले जोड़ के उसमें तीसरे को जोड़ेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, देखिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। -5 + 3 + 4 दिया है आपका, 3 नंबर्स हैं आपके, -5, 3 और 4। उसमें -5 और 3 को पहले जोड़ लिया तो आए -2, उसमें जोड़ा 4 को तो कितने आए, 2 आए। अब इसमें इधर देखिए, इसमें 3 और 4 पीछे वाले 2 नंबर्स को पहले जोड़ लिया और 7 आया, फिर उसमें -5 को जोड़ते हैं तो भी आंसर 2 ही आया। मतलब दोनों तरफ 2 ही आए आंसर्स। पहले आप आगे के 2 नंबर्स को जोड़ो या पीछे के 2 नंबर्स को जोड़ो, या किसी भी 2 नंबर, -5 या 4 को ही क्यों नहीं जोड़ लेते आप, आंसर हमेशा सेम आना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, -7। इसमें फिर 3 नंबर्स हैं, कौन कौन से 3 नंबर है, 7 है, -3 है और 6 है। ठीक है, तो पहले जोड़ लिए 7 और -3 को, तो -7 और -3 को जोड़ के आया आपका 4 में 6 को जोड़ा तो आया आंसर आपका 10। ठीक है, जोड़ने के बाद आंसर कितना आया है आपका, 10। अब यहाँ पे 7 को छोड़ दिया और पीछे वाले 2 को पहले जोड़ते हैं, 6 और -3 को जोड़ दिया तो आंसर आया 3, और 7 और 3 को जोड़ा तो आंसर आया आपका 10। तो आप कुछ भी करो आंसर आपका सेम आना है। पहले किसी भी 2 को जोड़ो तो वो आंसर हमेशा ही सेम आना है। बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है? क्या था आपका एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ 0 इज एडेड टू एनी नंबर, इफ 0 इज एडेड टू एनी इंटीजर द सम इक्वल्स द इंटीजर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर में 0 जोड़ा जाए तो क्या होगा, वही सेम नंबर आएगा। ये तो हम बचपन से जान रहे हैं कि 0 मतलब कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी ना जोड़ा जाए तो ऑब्वियसली वो जितना था उतना ही रह जाना है। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अगर 5 में 0 जोड़ा जाए तो 5 भी आना है, -5 में 0 ऐड किया जाए तो -5 भी आना है। इसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। देयरफॉर 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि इसके ऐड होने पे जो आइडेंटिटी है उस नंबर की, इट रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होती है, उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसीलिए 0 क्या है आपका, एडिटिव आइडेंटिटी है। बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, फॉर एवरी इंटीजर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर सच दैट देयर सम इज 0।
हर इंटीजर के लिए एक ऐसा इंटीजर होता है जिसको कि उसमें ऐड किया जाए तो सम 0 हो जाएगा। उन दोनों का सम क्या होगा? 0 आएगा हमेशा। उसको क्या कहते हैं? उस नंबर को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके पास 5 आम है तो वो 5 आम आपसे ले लिए जाएं तभी आपके पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, तभी आपके पास 0 आम बचेंगे। मतलब क्या है? मतलब कि उस नंबर में उसी का उल्टा, उसका अपोजिट, उसका इनवर्स ऐड किया जाए तो आंसर 0 आएंगे। मतलब अगर आपके पास 3 आम है तो 3 में -3 कर जोड़ देंगे, मतलब 3 आम आपसे ले लेंगे तभी आपके पास 0 आम बचेंगे। तो क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका? एडिटिव इनवर्स क्या होगा किसी भी नंबर का? उसका नेगेटिव। 3 + -3 तो 0 आ गए। 5 + -5, अगर -5 लिखा है तो उसका उल्टा क्या होगा? 5, तो वो 0 आ गया। तो कोई भी नंबर का उल्टा अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें उसका नेगेटिव नंबर उसका एडिटिव इनवर्स है। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव नंबर जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स है। बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट टॉपिक, इज सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव? आपका जो सब्सट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, ये हम देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, इज सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव? तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था आपका? कॉम्यूटेटिव लॉ कहता था कि a+b और b+a बराबर होगा। मतलब आप किसी दो इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में लिखो तो बराबर होंगे। तो क्या यहाँ पे माइनस साइन पुट कर दिया जाए? a - b = b - a होगा क्या? ये हम लोग को चेक करना है। a+b=b+a तो हो रहा था, पर a - b=b - a होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। बात समझ में आई? तो देखते हैं होगा या नहीं होगा। 5 - 2 किया हमने तो आंसर आया 3, और 2 - 5 किया तो आंसर आया -3। तो क्या ये इक्वल है 3 और -3? नहीं, ये इक्वल नहीं है। मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूव नहीं कर रहा है। इट्स नॉट सेटिस्फाइंग कॉम्यूटेटिव लॉ, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कॉम्यूटेटिव लॉ को ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है ये? डिफाइन नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या? -3 - 6 तो -9 आ रहा है। 6 में फिर माइनस करते हैं क्या? -3 उल्टा कर दिया हमने तो क्या है? +9 आए। +9 और -9 इक्वल है क्या? नहीं इक्वल है। तो मतलब सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ को नहीं फुलफिल करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ का कंडीशन। तो सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 8 - -5, 8 - -5, 8 में क्या किया? कितना घटाए? -5 घटाए। अब -5 में 8 घटाए, एक तरफ 13 आया आंसर, एक तरफ -13 आया। तो क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल है। मतलब आपका सब्सट्रैक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट नहीं करता। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? ए बी और बी ए हमेशा बराबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ही एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं 3 × 4 12, -3 × 4 -12। तो कितने भी नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा ही दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही एक इंटीजर होगा। दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही एक इंटीजर होगा, वो चाहे 0 ही क्यों ना हो। 0 भी एक इंटीजर है, याद रखिएगा। 0 भी क्या है? एक इंटीजर है। तो 0 ही क्यों ना हो,
नेगेटिव ही क्यों ना हो, पॉजिटिव ही क्यों ना हो, वो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। दो इंटीजर का सम हमेशा ही एक इंटीजर आएगा। कम्यूटेटिव लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन द सेम इवन इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, दैट इज इफ एनी इंटीजर ए एंड बी इज ए बी इक्वल्स टू बी ए। दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन चाहे पहले वाले को दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करें या दूसरे वाले को पहले वाले में मल्टीप्लाई करें, हमेशा सेम आएगा। आप 3 में 4 मल्टीप्लाई करते हो या 4 में 3 मल्टीप्लाई करते हो, बात तो बराबर होती है ना। 3 इंटू 4 भी 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है आपके, ये देख लीजिए। 2 इंटू 4 8 है और 4 इंटू 2 भी 8 है, मतलब बराबर है। ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, बात बराबर है। नीचे देखिए 2 इंटू -4 भी -8 है, 4 इंटू 2 भी -8 है। हमेशा सेम वैल्यू आएंगे चाहे आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ को भी मल्टीप्लिकेशन सैटिस्फाई करता है। अब आपके आगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 और मोर इंटीजर्स रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच द मल्टीप्लिकेशन इज कैरीड आउट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस ऑर्डर में आप मल्टीप्लिकेशन करते, मतलब पहले किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। आप कितने ही नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। बात समझ में आई? जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 4 करना है हमें। तो पहले में हमने -3 और 2 को इंटू कर लिया, तो कितने आए? -6। -6 में 4 इंटू किया तो कितने आए? -24। यहाँ देखिए आप, -24 आए। अब यही सेम चीज हम किसी और प्रोसेस से करते हैं। अगर हम पहले 4 और 2 को इंटू कर दिए, 4 इंटू 2 कितने हुए आपके? आ गए 8। 8 इंटू 3 की -3 के 8 इंटू -3 के तो कितने आए? -24। तो आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर लो, हमेशा आंसर सेम आना है। अगर आप 3 और 4 को ही पहले मल्टीप्लाई करते हो, 3 इंटू 4 -3 इंटू 4 कितने आएंगे? -12। -12 इंटू 2 तो -24। आप किसी ही ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा सेम आना है, ठीक है। अब आपका प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड 1 इज ऑलवेज द इंटीजर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही नंबर होता है, ये चीज हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं। तो आप किसी भी इंटीजर में उस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, वही रहेगा। -3 इंटू 1 किया तो -3 का -3 ही रह गया। 1 इंटू -9 किया तो -9 ही रह गया। 5 इंटू 1 किया तो 5 ही रह गया। तो किसी भी नंबर में 1 से जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही सेम इंटीजर रह जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी 5, द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड 0 इज ऑलवेज 0। दैट इज इफ एनी इंटीजर a is multiplied by 0, the answer will come 0, or 0 will be multiplied into any integer, then it will give 0 as an answer. -3 into 0 equals to 0 और 0 into -3 equals to 0। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, एग्जाम्पल में आपने देखा ये, ठीक है। ये चीज भी हम हमेशा से जानते हैं कि 0 से किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। अब इसमें क्या कहता है आपका, देखिए, फॉर एनी 3 इंटीजर्स, किसी भी 3 इंटीजर के लिए, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट इंटीजर एंड द सम ऑफ द अदर 2 will be equal to the sum of product of first and second and the product of the first and the third। कह रहा है कि अगर 2 इंटीजर को जोड़ दिया जाए और उसमें पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन इंटू दूसरे वाले का मल्टीप्लिकेशन, पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन टू तीसरे वाले का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा, ठीक है। इस चीज को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन कह रहा है कि 2 नंबर है आपके पास, देख लीजिए A B C, 3 नंबर है आपके पास, A B C 3 नंबर थे आपके पास। तो
बी और सी को ऐड कर दिया और ए में इंटू कर दिया, या फिर एक बार ए को बी के साथ ऐड किया और एक बार ए को सी के साथ ऐड किया, दिस इज ए को सी के साथ ऐड किया, तो आंसर हमेशा बराबर आना है। तो यहां से देखते हैं एग्जाम्पल है आपका -3, 5 और -6 तीन नंबर थे आपके पास, तो 5 और -6 को जब जोड़ा आपने तो आंसर आया -1। अब -3 इंटू -1 आंसर आया आपका 3। अब इधर -3 को एक बार 5 से ऐड करते हैं, एक बार इंटू करते हैं, एक बार -3 को 6 के साथ इंटू करते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। तो -3 को 5 के साथ इंटू किया तो -15 आया आपका, और -3 इंटू -6 किया तो 18 आया आपका। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3 आएगा आपका। यही कहता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 5, -6 और 9 तीन नंबर दिए हैं, पीछे के दो नंबर्स को आप जोड़ दिए और आगे वाले को इंटू कर दिए, तो दोनों को जोड़ा तो 3 आया आंसर। 5 इंटू 3 15, और इधर 5 को एक बार 6 के साथ इंटू किया, 5 को एक बार 6 के साथ इंटू करेंगे, फिर एक बार 5 को 9 के साथ इंटू करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। 5 को -6 के साथ इंटू किया तो -30 आया, और 5 को 9 के साथ इंटू किया तो 45 आया। ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के आंसर्स जो हैं आपके सेम आएंगे, इधर भी 15 इधर भी 15। मतलब ये जो रूल है ये सैटिस्फाई करता है, मतलब हमेशा प्रूव होता है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इज डिविजन कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। आपका जो डिविजन है वो कॉम्यूटेटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, इसको भी समझते हैं हम एग्जाम्पल से। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर ए डिवाइडेड बाई बी हो तो बी डिवाइडेड बाई ए उसके इक्वल होगा। ये है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ कि आप किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे तो आंसर सेम आएगा। देखते सेटिस्फाई करता है, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 आता है, मगर 2 डिवाइडेड बाई 4 जब आप करेंगे तो ये 1/2 आता है। तो क्या 2 और 1/2 इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट नहीं करता, डिवीजन कॉम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट नहीं करता। अब हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सपोर्ट करता है क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता था आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता था कि a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड सी। a का डिवीजन दोनों के सम से हो या a को इंडिविजुअली एक बार a को b से एक बार a को c से डिवाइड किया जाए और फिर ऐड किया जाए तो सम दोनों इक्वल होगा। ये कहता था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है डिवीजन या नहीं करता है। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे समझते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5 हो गया आपका। 15 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया आपका? 3 आया। अब 15 को एक बार 2 से डिवाइड करेंगे और एक बार 3 से डिवाइड करेंगे और दोनों को ऐड करके देखेंगे। 15 डिवाइडेड बाई 2 आपका आया 7.5 और 15 डिवाइडेड बाई 3 आया आपका 5। जब दोनों को ऐड करते हैं तो 12.5 आता है। मतलब ये 3 और 12.5 नहीं इक्वल है। मतलब ये डिवीजन जो है आपका वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सपोर्ट नहीं करता है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता उस कंडीशन को। ठीक है, तो आपका जो डिवीजन है ना ही वो कम्यूटेटिव सपोर्ट करता है ना ही वो डिस्ट्रीब्यूटिव को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कम टू वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है? अ मैन ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली एंड देन 100 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ इट, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वॉज ही। इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें डायरेक्शन लेना है, पर डायरेक्शन का साइन कैसे लेना है? पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए डायरेक्शन के भी साइंस होते हैं, डायरेक्शन को भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से लेते हैं। अब ये देखिए आपका, ये आपका एक तरीके से नंबर लाइन है और ये आपका एक्स और वाई एक्सिस भी है जो कि आपको 2 डिग्री प्लेन शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। अगर आप किसी भी चीज़ का डायरेक्शन लेते हैं तो पॉजिटिव, जब आप एक्स एक्सिस पे कोई भी चीज़ मान रहे हैं, ठीक है, तो जब वो राइट साइड में जाएगा तो हम लोग इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड को नेगेटिव लेते हैं। तो
वो ईस्ट और वेस्ट जाने की बात कर रहे हैं कि एक बार वो ईस्ट जाता है, एक बार वेस्ट जाता है, तो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे, एक डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ईस्ट को आप पॉजिटिव ले सकते हैं क्योंकि ईस्ट आपका जो है वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ईस्ट होता है हमारा, तो ईस्ट को पॉजिटिव ले लेंगे और वेस्ट को नेगेटिव ले लेंगे। उसी तरह अगर नॉर्थ साउथ की बात हो तो नॉर्थ को हम पॉजिटिव लेंगे कि नॉर्थ पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होता है और साउथ जो है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होता है। ठीक है, अप डाउन को भी हम पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका एक आदमी है जो कि 60 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, पहले वो 60 किलोमीटर ईस्ट चला जाता है एंड देन 100 किलोमीटर टू द वेस्ट, और फिर यहां से लौट के 100 किलोमीटर वेस्ट जाता है। मतलब 60 तो ये ट्रेवल किया और इधर कितने किए इसने, 40 किलोमीटर। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली ही वॉज फाइनली, वो दिल्ली से कितनी दूर था, वो 40 किलोमीटर दूर था। 60 तो इधर गया था वो, तो 60 इधर फिर वापस आया तो 0 पे आ गया, मतलब जहां से शुरू किया था, दिल्ली से शुरू किया था, दिल्ली आ गया, फिर इधर 100 जाने के लिए 40 और गया, तो 40 किलोमीटर दूर था वो वेस्ट के साइड दिल्ली से। ठीक है, मगर वेस्ट को किस चीज से दिखाएंगे, तो माइनस साइन से दिखा रहे हैं। अगर हम लोग ईस्ट को प्लस ले रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस से शो करेंगे। बात समझ में आई? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लेस इज 45 मीटर अबव सी लेवल, तो इसको आप वाई एक्सिस ले सकते हैं कि ये वाई एक्सिस आपका ऊपर नीचे ऐसे होता है, तो इधर प्लस वाई नीचे माइनस, तो नीचे वाले डायरेक्शन को, समुंदर से जो नीचे का डायरेक्शन है उसको नेगेटिव ले सकते हैं और समुंदर से ऊपर का जो है उसको पॉजिटिव ले सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 45 मीटर अबव सी लेवल, 45 मीटर ऊपर था सी लेवल से, मतलब 45 प्लस था, एंड अनदर प्लेस इज 25 बिलो सी लेवल, तो 25 माइनस में दूसरा। द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द टू प्लेसेस इज, तो 45 ऊपर और 25 नीचे, तो टोटल कितने हुए, टोटल 70। 45 प्लस 25 कितने हुए, टोटल 70 हुए। मगर इसको कैसे शो करेंगे हम, देखिए एक डिस्टेंस को प्लस 45 लिया है इसने और दूसरे वाले को माइनस नेगेटिव में लिया है नीचे शो करने के लिए, -25। दस द डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल, दोनों लेवल में क्या डिफरेंस है, 45 -25 किया इसने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और टोटल आंसर आ गया आपका 70 मीटर। बात समझ में आई आपको? इसी तरह अगर आप किसी भी चीज का गेन लॉस देखेंगे तो गेन हमेशा किसी भी चीज का बढ़त, किसी भी चीज की पूर्ति क्या होता है, पॉजिटिव में दिखाते हैं और लॉस को नेगेटिव में दिखाते हैं। डिपॉजिट को जमा करना, जब आप बैंक के खाते में पैसे जमा करते हैं तो बैंक के खाते का जो पैसा होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। डिपॉजिट करने पे जो बैंक खाते में पैसा है वो बढ़ता है और विड्रॉ करने पे क्या होता है, कम होता है। तो कमी को हम नेगेटिव से दिखाते हैं और बढ़त को, बढ़ने वाली किसी भी चीज को हम लोग पॉजिटिव से शो करते हैं। उसी तरह अबव को, जो ऊपर है, उसको पॉजिटिव से शो करते हैं और बिलो को नेगेटिव से शो करते हैं। इसी तरह हम इस चैप्टर के सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है इंटीजर्स। तो प्लीज इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइजेस आप बनाकर फिनिश कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर ठीक से समझ आया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।